Friends, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss class 8th History, very important chapter, the making of Indian national movement, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 1870 to 1947। आज की इस वीडियो में हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का वो मूवमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें 1870 के बाद की उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र कैसे कैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चेंज हुआ, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण लीडर्स थे जिनके नेतृत्व में हमारी इस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को हमने चलाया और देश को आज़ादी दिलाई। तो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सामने पिक्चर में आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, फ्रीडम फाइटर्स को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके मूवमेंट से रिलेटेड कुछ फ़ोटो पिक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्हीं को हम आज के इस चैप्टर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। द इमरजेंस ऑफ नेशनल इज द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर कि भारत में राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो दिस कॉन्शियसनेस बिगेन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850। भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना की शुरुआत जो है वो भारत में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना के बाद देखी जाती है, जो कि 1850 के बाद भारत में स्थापित हुई थी। तो भारत में 1850 के बाद कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई, तो उसमें मुख्य थी पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूना सार्वजनिक सभा पूना में स्थापित की गई थी, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में हुई थी, मद्रास महाजन सभा मद्रास की थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे की थी। ये स्थानीय स्तर की कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी जहां पर पढ़े लिखे लोग जो है अपने अपने शहर की समस्याओं को ब्रिटिशर्स के सामने प्रस्तुत करते थे और उनको सुलझाने का प्रयास करते थे। जब कुछ हद तक सफलता मिलने लगी तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए और इसी की दिशा में प्रयास चल ही रहे थे। तभी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक अखिल भारतीय, एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया जाता है और इन संस्थाओं की, इन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना से हमारा ये जो राष्ट्रवाद है वो एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। और ये राजनीतिक संस्थाएं और इसके जो नेता थे वो ये मानते थे कि भारतीय लोगों को अपने से जुड़े हुए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, वही अपने जो है निर्णय लेने चाहिए। उन निर्णयों में भारतीयों की भी भागीदारी होनी चाहिए, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हम भारतीयों से जुड़े हुए निर्णय ना लें, ठीक है, हम भारतीय भी उसमें शामिल हो सके। तो इसके लिए ये राजनीतिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी और इन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने राजनीति की शुरुआत जो है 1878 के बाद मुख्यतः की थी, क्योंकि 1878 और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कुछ कानून बनाए थे जिसकी वजह से इन राजनीतिक दलों के लोगों की संख्या, प्रभाव और इनके जो प्रसिद्धि है धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब वो कौन कौन से आंदोलन और वो कौन कौन से कानून थे जिनका इन राजनीतिक दलों ने विरोध किया था, तो उसमें सबसे पहले था द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। It was passed in 1878 which disallowed Indians from possessing arms। ये वो कानून था जिसके द्वारा भारतीयों पर हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई थी। लॉर्ड जो लिटन थे उनके द्वारा ये कानून पास किया गया था, आर्म्स एक्ट 1878 में, जिसमें भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। और दूसरा, इसी समय लिटन के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देशी भाषाओं से संबंधित प्रिंटिंग प्रेस का एक कानून बना था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। In this act, it was enacted in an effort to silence those who were critical of the government। इस कानून के द्वारा भारतीय भाषाओं में जो ब्रिटिश सरकार या उनकी नीतियों का जो विरोध किया जा रहा था, उस विरोध को समाप्त करने के लिए या उनको सेंसर करने के लिए कानून बनाया गया था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारतीय आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही थी, भारतीयों के विरोध को दबाने का प्रयास कर रही थी। इसलिए दो कानून जो बनाए गए थे ये अत्याचारपूर्ण, अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण थे। इन दोनों का ही भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। Under Vernacular Press Act, the government was allowed to confiscate the assets of newspaper, including their printing presses, if anything that was published was found objectionable। इस Vernacular Press Act में सरकार जो है किसी भी भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र
को जब्त कर सकती थी, संपत्ति को जब्त करके उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता था अगर वो ऐसा कोई मैटेरियल अपने अखबार में प्रकाशित करती थी जो ऑब्जेक्शनेबल होता था। ब्रिटिशर्स को लगता था कि वो ऑब्जेक्शनेबल है, तो ऐसे प्रेस की संपत्ति को जब्त किया जा सकता था। ये वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। इसी समय एक अच्छा कानून भी बना था जो 1883 में पास हुआ था, जो बहुत ही फेमस था, एल्बर्ट बिल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विच प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियंस एंड साउथ इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। एल्बर्ट बिल एक बहुत ही अच्छा कानून था जो लॉर्ड रिपन के समय 1883 में पास किया गया था, और इस कानून के द्वारा भारतीय जजों को भी यूरोपियन अपराधियों को या यूरोपियन कैदियों को अदालतों में उनके मामले सुनने का अधिकार दिया गया था। ये इक्वलिटी, समानता प्रदान करने वाला एक बहुत अच्छा कानून था जिसमें भारतीय जज भी विदेशी अपराधियों को जो सज़ा दे सकते थे या उनका ट्रायल सुनने का उन्हें अधिकार दिया गया था। लेकिन इस कानून का ब्रिटिशर्स द्वारा, सारे यूरोपियन द्वारा यूनाइटेड होकर बहुत ही ज़बरदस्त विरोध किया गया और इस कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये जो सारी परिस्थितियां थी जिसमें भारतीय जिन कानूनों का विरोध कर रहे थे वो वापस नहीं लिए गए थे, यूरोपियन जिन कानूनों का विरोध कर रहे थे वो कानून वापस ले लिया गया था। तो ये सारी परिस्थितियां थी जिसने भारतीय राजनेताओं को या उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को आंदोलित किया कि वो भी मिलकर यूनाइटेड होकर प्रोटेस्ट करें, और इसी प्रोटेस्ट को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की संस्था स्थापित हुई, और वो संस्था जो है फिर हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन को एक मार्गदर्शन प्रदान करने लग जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दिसंबर 1885 में एस्टेब्लिश की गई थी। संस्थापक इसके जो थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना की भी एक कहानी है जो कि आप लोगों ने सुनी समझी होगी कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया। इसके पीछे वो भारतीय असंतोष को दबाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने एक एज ए सेफ्टी वॉल जो है इस कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन कुछ ही समय में, अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद, ये जो कांग्रेस है वो भारतीय विरोध या असंतोष की आवाज़ बन जाती है। और हमारे जो उस समय के प्रमुख लीडर थे, जिनके फ़ोटो भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये लीडर्स धीरे धीरे इस कांग्रेस को पूरे भारत में फैलाने का काम कर देते हैं। द अर्ली लीडर्स वर दादा भाई नौरोजी, जिनको आप देख सकते हैं, जिन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का पितामह जो है, उन्हें इसकी उपाधि दी गई है। फिर उसके बाद फिरोज शाह मेहता जो कि एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे, यहाँ पिक्चर में इनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। फिर W.C. बैनर्जी जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, W.C. बैनर्जी, ये भी याद आपको रखना है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्ता, S. सुब्रमण्यम अय्यर वर द अमोंग अदर लीडर्स लार्जली बिलोंग टू बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये जितने भी लीडर थे मोस्टली कलकत्ता और बंगाल से बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे थे, ज़्यादातर वकील थे, और ये इस कांग्रेस के अर्लीस्ट लीडर्स में थे। शुरू के जो ये लीडर थे और इनकी जो पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स थे वो जो है कांग्रेस की अर्ली 20 ईयर्स के पीरियड को एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। इन द फर्स्ट 20 ईयर्स कांग्रेस डिमांडेड इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इन फर्स्ट 20 ईयर्स में कांग्रेस ने डिमांड की कि भारतीयों को भी सरकार और प्रशासन में भूमिका दी जानी चाहिए। इन लीडर्स ने सरकार और प्रशासन में भारतीयों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्टेड। ठीक है, इस कांग्रेस के इन नेताओं ने शुरू में लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, साथ ही साथ उन राज्यों में भी इसको बनाने की वकालत की जहाँ पर ये नहीं थी। ठीक है, तो जो है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को और ज़्यादा फैलाने पर इन्होंने जोर दिया। इट डिमांडेड इंडियंस टू बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, और इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीयों को भी ऊंचे प्रशासनिक पद, हायर पोस्ट जो है वो दी जानी
चाहिए। इंडियनाइजेशन वुड रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, और प्रशासन में इस तरह से भारतीयों की संख्या जो बढ़ेगी तो इससे जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है भारतीय संपदा का विदेश गमन जो हो रहा था, विदेश जो जा रही थी, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। और इस पर जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने इस पर अपना थ्योरी भी दी थी कि किस तरह से भारतीय धन जो है विदेश में, इंग्लैंड में लगातार जा रहा है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को, इकोनॉमिक से लेकर पॉलिटिकल इश्यूज़ को रेज करने का काम किया। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की डिमांड रखी। द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट को वापस लेने का भी उन्होंने जो है डिमांड रखी। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और भारतीयों को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी दी जाए, इसके ऊपर भी इन्होंने बात रखी। तो इस तरह से कांग्रेस के शुरू के प्रारंभिक नेताओं ने जो है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के एक मीडियम के रूप में काम किया और कुछ सुधार जो है भारत में प्रारंभ कराए। तो इनके प्रयास जो है बहुत सराहनीय रहे और इनकी वजह से देश में बहुत सारे सुधार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के लीडर्स भी चेंज होने लगते हैं, कांग्रेस की पॉलिसी या उसके लीडर्स की पॉलिसी भी जो है चेंज होना शुरू हो जाती है। द कांग्रेस रेज्ड ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, द ब्रिटिश रूल लेड टू पॉवर्टी एंड फैमिन। कांग्रेस ने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज को भी जो है रेज किया और उन्होंने बताया कि ये ब्रिटिश रूल है, उसी की वजह से भारत में लगातार अकाल पड़ते रहते हैं और भारत में गरीबी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने खुलकर एक तरह से ब्रिटिश सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से भारत में गरीबी और अकाल जो है उसकी समस्या आ रही है। दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन। इन प्रारंभिक नेताओं ने जो है जो कर भारतीयों से, किसानों से लिए जाते थे, उसको कम करने की वकालत की। उन्होंने मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सेना पर जो खर्चा किया जाता था उसको भी कम करने पर अपने राय रखी। एंड साथ ही साथ जो है सिंचाई पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करने की ज़रूरत बताई। यानी इन्होंने देश में किसानों, मजदूरों और जो है उन सब स्थितियों को सुधारने के लिए भी डिमांड रखी। द कांग्रेस ऑल्सो पास्ड मैनी रेजोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। कांग्रेस के नेताओं ने नमक कर के ऊपर भी जो है अपने विचार रखे, साथ ही साथ भारतीय मजदूरों को विदेश में जिस तरह से उनके साथ प्रति व्यवहार किया जाता था उसका भी विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने वनों में रहने वाले जो लोग थे उनकी समस्याओं को लेकर भी ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखी। ठीक है, तो इस तरह से द मैनी इंडियंस रेज क्वेश्चंस अगेंस्ट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। इस तरह से ये सारी डिमांड और रिक्वेस्ट अर्लीस्ट जो लीडर्स थे कांग्रेस उनके द्वारा रखी गई और धीरे धीरे कांग्रेस के इस तरह के काम करने की नीति और उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी उसको ही कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स जो है क्वेश्चंस करने लगे और ऐसे लीडर्स जो है उन्हें रेडिकल्स कहा गया, जिनके फोटो आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस में धीरे धीरे विचारधारा में परिवर्तन आने लगा, उसकी कार्य करने की प्रणाली जो है चेंज होने लगी। और वो क्यों चेंज होने लगी? क्योंकि स्टार्टिंग के नेताओं की जो रिक्वेस्ट वाली नीति थी वो बाद के नए नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी और वो उसको बदलना चाह रहे थे। तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस देखते हैं कि कांग्रेस की जो प्रारंभिक लीडरशिप है और स्टार्टिंग की जो उनकी वर्किंग स्टाइल है वो मॉडरेट्स कही जाती है, उन्हें नरमपंथी कहा जाता है। तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता जो है नरमपंथी कहे जाते हैं और उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885 से लेकर 1905 तक के जो थे वो मॉडरेट्स कहे जाते हैं। और उसके बाद 1905 के बाद जो लीडर्स आए उन्हें रेडिकल्स और उनकी इस वर्किंग स्टाइल को रेडिकल कहा जाता है। जो परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी जिन्हें कहते हैं वो रेडिकल्स होते हैं। तो मॉडरेट्स और रेडिकल्स में क्या डिफरेंस था ये पहले हम समझ लेते हैं कि मॉडरेट्स जो थे अर्ली नेशनलिस्ट थे, प्रारंभिक राष्ट्रवादी लोग ये थे। दे वांटेड सेल्फ गवर्नमेंट, ये भारत में सेल्फ गवर्नमेंट जो है स्थापित, स्वशासन स्थापित करना चाहते थे। इंडियंस लोग ही जो है पॉलिसीज़ और उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालें। दे आर नॉट टोटली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश रूल को हटाने के पक्ष में पूरी तरह नहीं थे। वे चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश रूल बना रहे। ये मॉडरेट्स जो है उस तरह की नीतियों वाले थे। दे बिलीव टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्ट, और ये इनकी कार्य करने की जो तकनीक थी उसमें संवैधानिक तरीकों का ही इस्तेमाल करने, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक तरीकों
का पालन करने में ही विश्वास रखते थे। दे बिलीव्ड एंड इंटरेस्टेड द पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन, और ये आपस में सहयोग करने की, ब्रिटिशर्स का भी उनके कार्यों में सहयोग करने की नीति का समर्थन करने वाले लोग थे, जिसमें हम लोगों ने जिन नेताओं के नाम पहले पढ़े, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुब्रमण्यम अय्यर, रमेश चंद्र दत्त, फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी, ये सारे सब लीडर जो है मॉडरेट्स कहे जाते हैं। फिर 1905 के बाद जो नए लीडर आए, देवर कोल्ड रेडिकल्स। रेडिकल्स जो थे असर्टिव नेशनलिस्ट थे, ठीक है, ये अपनी बात पर अड़े रहने वाले राष्ट्रवादी थे। दे वांटेड स्वराज विच मीन्स द टोटल फ्रीडम। ये वो लोग थे जो अब हमारे देश में ब्रिटिश राज को हटाकर स्वराज चाहते थे, कंप्लीट फ्रीडम चाहते थे। और इसी में आप लोगों ने ये स्लोगन भी सुना होगा बाल गंगाधर जी तिलक का, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मैं इसे लेकर रहूँगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस तरह से अपनी बातों को पूरे दम के साथ ये रखते थे। दे आर टोटली अगेंस्ट टू द ब्रिटिश रूल एंड वांटेड टू अपरूट इट। वे पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के शासन के खिलाफ थे और उसको हटाना चाहते थे। दे बिलीव टू अडॉप्ट द रेवोल्यूशनरी मेथड्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, और ये जो है देश में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी कदमों को उठाने पर विश्वास रखते थे। दे एंट्रस्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन, और ये ब्रिटिशर्स के साथ असहयोग की नीति पर काम करने में विश्वास रखते थे। तो दी आर द रेडिकल्स, और इन रेडिकल्स के प्रमुख नेता जो थे, लीडर्स थे, देवर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, पंजाब के शेर, जो लाल के नाम से प्रसिद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के बाल के नाम से प्रसिद्ध थे और बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। तो ये तीनों ही नेता लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। इन तीनों ही लीडर्स ने, ऑल दीज थ्री लीडर्स, दे बिलोंग फ्रॉम बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब। दे condemned the policy of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work। इन लोगों ने कांग्रेस के शुरू के नेताओं की जो प्रार्थना की नीति थी उसका विरोध किया और स्वशासन और कंस्ट्रक्टिव वर्क पर जोर दिया। भारत में राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1905 के बाद और ज़्यादा जो है स्प्रेड होने लगता है, क्योंकि 1905 में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसको पार्टीशन ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल विभाजन की। बंगाल गॉट पार्टीशन इन 1905 विच वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब बंगाल का 1905 में ब्रिटिशर्स जो है पार्टीशन कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, क्योंकि ये उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और ये जो बंगाल का विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है। उस समय के वॉयसराय थे लॉर्ड कर्जन, जिनको आप हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये लॉर्ड कर्जन थे, इनके द्वारा 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया। द ब्रिटिश डिवाइडेड बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अंग्रेजों ने और कर्जन ने बंगाल के इस विभाजन को जो है प्रशासनिक कारणों से करना ज़रूरी बताया, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज्य था, इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में इसको प्रशासन संभालने में बहुत सारी मुश्किलें ब्रिटिशर्स को फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन जिस तरह से बंगाल का विभाजन किया गया उसने भारत में राष्ट्रवाद और ब्रिटिश विरोध को जो है बहुत बढ़ा दिया। क्यों और कैसे किया? द ब्रिटिश इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विथ आसाम। अंग्रेजों ने क्या किया, इस बंगाल विभाजन में बंगाल में नॉन बंगाली लोगों को अलग करने की जगह क्या किया, बंगाल में ही बंगालियों को ही एक तरह से हिंदू और मुसलमानों के रूप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने ईस्ट बंगाल, या जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं, उसको आसाम के साथ मर्ज करके पूर्वी बंगाल बनाया और पश्चिम बंगाल में बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग और बंगाल को छोड़कर पश्चिम बंगाल में बनाया। यानी मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र को ईस्ट बंगाल और हिंदू बहुल आबादी वाले क्षेत्र को पश्चिम बंगाल के नाम से उन्होंने सेपरेट किया। और ये जो चाल है कर्जन की, वो कांग्रेस और उस समय के भारतीय नेता बहुत जल्दी समझ गए और उन्होंने क्या किया, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कांग्रेस के नेताओं ने बंगाल विभाजन का विरोध किया और इसकी अगेंस्ट में पूरे देश में जो है विरोध किया गया। द मास प्रोटेस्ट एंड लार्ज पब्लिक मीटिंग्स लेड टू द स्वदेशी मूवमेंट। और इस बंगाल विभाजन के विरोध में देश में बहुत बड़े बड़े जन आंदोलन और विरोध जो हुए थे उनको जो है स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ, तो दैट इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। और ये सबसे ज़्यादा बंगाल में प्रभावी रहा क्योंकि बंगाल का ही विभाजन किया गया था। और इसके अलावा ये जो डेल्टाइक आंध्रा
जो आंध्र प्रदेश का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर भी ये चला, जहाँ पर इट वॉज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंध्र प्रदेश में आंदोलन किया गया था उसका नाम था वंदे मातरम आंदोलन। The Swadeshi movement opposed British rule and encouraged the idea of self-help, Swadeshi enterprise, national education and use of Indian language। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन चला इसमें बंगाल विभाजन का तो विरोध किया ही गया, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश राज का विरोध और उसके साथ ही साथ स्वशासन, स्वदेशी उद्योग धंधों की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा की ज़रूरत और उसके साथ साथ भारतीय भाषा के प्रयोग की आवश्यकता पर भी इस स्वदेशी आंदोलन में जोर दिया गया। और इस का जो विरोध है चलता रहा। 1911 में बंगाल विभाजन को वापस रद्द ब्रिटिशर्स को करना पड़ा इस विरोध की वजह से, लेकिन इस बंगाल विभाजन ने भारत में कांग्रेस और उसके प्रभाव को बढ़ाने में, साथ ही साथ राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। ठीक है, और इसी समय देश में और भी कुछ परिस्थितियां हो रही थी जिसकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन या देश में राष्ट्रवाद की भावना अलग अलग तरीके से विकसित होने लगी। इस समय किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स एट ढाका इन 1906। 1906 में बंगाल की बड़े बड़े मुस्लिम जमींदारों और बंगाल ढाका के नवाब जो आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे उनके द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना ब्रिटिश जो इनिशिएशन के साथ की हुई थी। ब्रिटिशर्स ने ही मुस्लिमों को अपने लिए एक अलग पार्टी की स्थापना करवाने के ऊपर जोर दिया था और इसी की वजह से फिर 1906 में ये मुस्लिम लीग स्थापित की गई। और मुस्लिम लीग अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत स्थापित की गई थी और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमेशा इस मुस्लिम लीग की डिमांड को सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग ने भी इट सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुस्लिम लीग ने बंगाल के पार्टीशन का सपोर्ट किया, यानी वो उसके फेवर में थी। द लीग डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन या अलग से मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल या जिसको हम रिजर्वेशंस कहते हैं फॉर मुस्लिम, उसकी डिमांड की काउंसिल्स में। और ब्रिटिशर्स ने उनकी इस डिमांड को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मान भी लिया। यानी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों को अलग से विधान परिषदों में रिजर्वेशन प्रदान किया गया। तो ये कुछ घटनाएं थी जिससे राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद की भावना जो है इस समय देश में और बढ़ने लगी। इसी के साथ इस पीरियड में 1907 में कांग्रेस का जो है विभाजन भी हुआ था। जो मॉडरेट्स और रेडिकल्स थे दोनों इस समय सेपरेट हो गए। 1907 के सूरत अधिवेशन में मीटिंग में दोनों ने अपनी अलग अलग मीटिंगें आयोजित करना शुरू कर दिया। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, इस स्प्लिट के बाद क्या है, कुछ समय तक मॉडरेट्स का प्रभाव रहा। गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में जो है मॉडरेट्स थोड़े प्रभावी हो गए थे, लेकिन तिलक जो है और उनके समर्थक भी जो है इस समय बहुत एक्टिव हो गए थे और दोनों अलग अलग मीटिंग इसमें करने लगे। द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915। दोनों ही जो ये नरम दल और गरम दल जिनको कहा जाता है मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, ये वापस दिसंबर 1915 में फिर से एक हुए। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द लखनऊ पैक्ट एंड decided to work together for representative government in the country। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ हो जाते हैं और जो है ब्रिटिशर्स का विरोध करना जो है एक तरह से शुरू कर देते हैं और जो अधिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो 1916 तक आते आते मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मॉडरेट्स और रेडिकल्स भी साथ हो जाते हैं और हमारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन है धीरे धीरे यूनाइटेड होना शुरू होता है। और इसी समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी प्रारंभ होता है, उससे उत्पन्न परिस्थितियों ने भी। और उसके साथ ही साथ ये जो व्यक्ति हैं जिनको हम पिक्चर में देख सकते हैं, सभी जानते हैं, महात्मा गांधी, उनका भी इस समय भारत आगमन होता है और उनके आगमन के साथ ही हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है एक नई दिशा की ओर फैलने लगता है, देश भर में फैल जाता है और असंख्य जो गरीब अमीर सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो क्या क्या चीज़ें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस पीरियड में हुई। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन गॉट अल्टर विच लेड टू ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में बहुत अधिक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत अधिक सैनिक खर्चा किया जाता है और उस सैनिक खर्चे की वजह से क्या होता है, भारत में लोगों को बहुत सारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स वर इंक्रीज।
भारतीय लोगों के ऊपर इंडिविजुअल इनकम टैक्स इस समय लगाया गया था। इस समय एक बड़ा परिवर्तन हुआ कि भारतीय उद्योगपतियों को इस प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इस समय वर्ल्ड में जो है डिमांड बढ़ चुकी थी और भारत में जो उद्योग थे उस डिमांड को पूरा कर रहे थे, तो भारतीय उद्योगों को इसमें बहुत फायदा हुआ। ड्यूरिंग द वॉर इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगिन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। और इस समय ये उद्योगपति चाह रहे थे कि और ज़्यादा अवसर युद्ध के बाद उन्हें मिले ताकि वो ज़्यादा जो है अपना एक्सपांड कर सके बिजनेस को। द वॉर ऑल्सो डिमांडेड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, इस युद्ध के बाद ब्रिटिश आर्मी को भी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। इन 1917 देयर वाज अ रिवोल्यूशन इन रशिया। इसी समय 1917 में जो है कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन होती है, रशियन रिवोल्यूशन होती है, उसका भी प्रभाव भारत पर पड़ा। और इसी बीच जो है 1919 तक आते आते भारत में जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत सारे मास मूवमेंट होना शुरू होते हैं इन सारी परेशानियों की वजह से, जिसमें पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वुमेन जो है वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है, और वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर जाते हैं। यानी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो है अब एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसको परिवर्तित करने का क्रेडिट जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी इमर्ज एज अ मास लीडर, वो एक जन नेता के रूप में इस समय अस्तित्व में आते हैं। ही अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटते हैं। उनकी जीवनी, उनकी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है कि 2 अक्टूबर 1869 को बर्थ होता है। 1893 में वो इंग्लैंड से वकालत करके वापस भारत आते हैं, और उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1893 से लेकर 1915 तक जो है वो वहीं पर रहते हैं, और वहीं पर वो जो है अपनी एक विरोध की एक नई तकनीक जो है विकसित करते हैं, जिसे हम सत्याग्रह जानते हैं। और वो सफलतापूर्वक वहाँ दक्षिण अफ्रीका में करने के बाद वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, और यहाँ आने के बाद वो जो है धीरे धीरे अपने तरीक़ों से इस आंदोलन को चलाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे आंदोलनों से जनता के मन में अपना स्थान बनाया था। गांधी लेड इंडियंस इन नॉन वायलेंट मार्चेज अगेंस्ट रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शन इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेदी, रंग भेदी सरकार थी उसके अगेंस्ट में बहुत सारे अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया था। हिज साउथ अफ्रीकन कैंपेन्स हैड ब्रॉट हिम इन कॉन्टेक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियंस, जहाँ पर बहुत सारे तरीके से बहुत सारे इंडियंस से वो वहाँ पर संपर्क में आए थे। और ही स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन। और उसके बाद भारत आने के बाद 1915 में भारत आने के बाद लगभग 1 साल तक उन्होंने अपना पूरा समय देश की परिस्थितियों, देश के लोगों, किसानों, मजदूरों, उन सब की समस्याओं को जानने समझने में लगाया। और इनकी समझ से ही उन्हें आगे ये मदद मिली कि कैसे, किस तरह से भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके अपने ये मूवमेंट स्टार्ट करी। तो आगे के इन मूवमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए goodbye, have a nice day. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में हम महात्मा गांधी और उनके बड़े बड़े आंदोलनों के साथ मिलेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सभी मूवमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव a nice day. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Goodbye.